हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा था, उसमें देखा था कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, और इसको हम बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। बेकर नाथन इफेक्ट, ठीक है। इसको हम तीन नामों से जानते हैं: हाइपर कॉन्जुगेशन, बेकर नाथन इफेक्ट एंड नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उसमें हमारा जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करता कार्बन के साथ, यानी कि वो इस तरीके से अलग से वहाँ पर उसकी विसिनिटी में रहता है, इसलिए हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। अभी हम इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे वन बाय वन। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा तीन उसमें हम पढ़ सकते हैं इंटरमीडिएट में। एक हम रेडिकल में भी पढ़ सकते हैं इसको, और कार्बोकैटायन में भी देखा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हमारा बेसिकली हम रेडिकल में पढ़ते हैं और कार्बोकैटायन में पढ़ते हैं। मतलब इनकी स्टेबिलिटी को डिटरमिन अगर हमें चेक करना है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, एक तो हम इंडक्टिव इफेक्ट से भी देख सकते हैं और इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन करेंगे रेडिकल की स्टेबिलिटी और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। अभी हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम दिस इज़ अ रेडिकल। फ्री रेडिकल का क्या मतलब है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो देखो क्या है, जो रेडिकल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। रेडिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं? क्योंकि इनके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि अगर हम देखें तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए था इनका, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। अगर हम देखें इस कार्बन को, यहाँ पर ये रेडिकल फॉर्म कर रहा है तो दो बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड, तीन बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, एक 7th इलेक्ट्रॉन, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन है। जबकि हमें पता है ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? मतलब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो एडजेसेंट एटम होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा पोजीशन। जैसे रेडिकल है, ये हमारा रेडिकल है, इसके एडजेसेंट पोजीशन हमने इसको बोल दिया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं इनको हम नाम देते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन से फिर क्या करते हैं? अपनी इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो उसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है? कार्बन, ये कार्बन, यानी कि ये हमारा इसी तरीके से ये CH2 रेडिकल बन रहा है और ये CH3 है यहाँ पर। तो ये इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सभी को पता है कि हाइब्रिडाइजेशन होती है रेडिकल की, sp2 होती है, तो यानी कि 3 तो ये इसमें इन्वॉल्व हो गए हाइब्रिडाइजेशन में, एक 4th ऑर्बिटल इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन है, कार्बन, क्योंकि क्या होता है कि कार्बन का हमारा यहाँ पर CH बॉन्ड बन रहा है। ये CH बॉन्ड कैसे बन रहा होगा? कार्बन का p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s, यानी कि हेड ऑन ओवरलैपिंग होकर के सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2, क्योंकि हमें पता है एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसका p ऑर्बिटल है, ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी स्फेरिकल शेप होती है ऐसी, ये हाइड्रोजन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो यानी कि किससे? इस तरीके से यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी को हम दिखाते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट कर दे इस एटम को तो यहाँ पर ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये किस तरीके से शो करते हैं कि ये C2 हाइड्रोजन है यहाँ पर हमारे पास। हाँ, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास फुल्ली फिल्ड है, तो ये इस तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के एटम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और ये हमारा क्या बना देता है? यहाँ पर
पाई बॉन्ड बन जाता है एक और यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या करता है, H+ की फॉर्म में इसके पास विसिनिटी में रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जस्ट अट्रैक्शन की फॉर्म में यहाँ पर इसके साथ रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, वैसे तो अगर हम पढ़े रेजोनेंस हमारा पाई बॉन्ड में ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमें जो पाई बॉन्ड है, ये रेजोनेंस है, हम सिग्मा बॉन्ड में हम बात कर रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी अपने बॉन्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी किसमें, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब कि इजीली नहीं हो रही चीज़। हाइपर मतलब हाइपर, समझ रहे हैं कि हाइपर का मीन्स है मतलब बहुत मुश्किल से हो रही है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है और इस तरीके से हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हमारा कितने होते हैं, ये हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, इसके एडजेसेंट पोजिशन पर अगर हम देखें तो 3 इस रेडिकल के एडजेसेंट पोजीशन को हम अल्फा बोलते हैं, और जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। कहीं कहीं पर हमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर करके ऐसे दिया होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, हमेशा कितने होते हैं, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारा है प्राइमरी रेडिकल। प्राइमरी फ्री रेडिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें पता है जो एडजेसेंट पोजीशन, अगर हम रेडिकल देखें तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला CH3 CH2 रेडिकल। तो इसमें अगर हम देखें तो ये वाला रेडिकल है, इससे एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है। अगर एक अल्काइल ग्रुप होता है तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी, अगर 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं तो सेकेंडरी, अगर 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं तो टर्शरी। तो अब हम देखेंगे प्राइमरी, अल्काइल, सेकेंडरी और टर्शरी में स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिस इज हमारा टर्शरी रेडिकल, टर्शरी, दिस इज अ सेकेंडरी एंड दिस इज अ प्राइमरी रेडिकल। क्योंकि यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर हमारे 2 अल्काइल ग्रुप हैं इसलिए सेकेंडरी, यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है इसलिए टर्शरी रेडिकल। अब देखो मैंने बोला था कि जैसे रेडिकल है, ये इसके एडजेसेंट पोजीशन को हम बोलते हैं अल्फा पोजीशन, और इसके हाइड्रोजन्स को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर देखें तो 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी हम किस तरीके से चेक करते हैं, जैसे हम रेजोनेंस का बात करते हैं, रेजोनेंस में कि जितने ज़्यादा कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतना ही कंपाउंड स्टेबल होता है। जस्ट लाइक यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर यहाँ बनेंगे, फिर यहाँ पर, फिर ये। तो यानी कि हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, किसमें, इन फ्री रेडिकल। तो ये था हमारा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। एक बार हम इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। अब हम बात करें कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किस तरीके से बनते हैं। ये है हमारे पास प्राइमरी रेडिकल, क्योंकि ये अगर हम देखें ये रेडिकल है और इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप CH3 अटैच है, बाकी 2 हाइड्रोजन है, इसलिए ये हमारा प्राइमरी रेडिकल हो गया। अब हम देखते हैं कि ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करें तो किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं 2 तरीके के फिजन्स होते हैं हमारे पास। एक होता है होमोलाइटिक फिजन, और एक होता है हेट्रोलिटिक फिजन।
होमोलाइटिक मतलब होता है सेम ब्रेकिंग, मतलब कि अगर हम बॉन्ड को इस तरीके से, जैसे CH है, इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होना, यानी कि अगर हम बोलें होमोलाइटिक, एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल है, दिस इज़ ए होमोलिटिक फ्यूजन। लेकिन अगर मैं इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करूँ तो ये C-H+, तो दिस इज़ ए हेट्रोलिटिक, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना। यहाँ पर अगर हम देखें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसको बोलते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर सिमेट्रिकली नहीं होता उसको बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। जैसे कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसके पास H+ के पास एक भी नहीं है, तो यानी कि हेट्रोलिटिक, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा रेडिकल में सभी को पता है रेडिकल किस तरीके से फॉर्म होते हैं अगर हमारा होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर भी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यानी कि इस तरीके से ब्रेक करेगा कि होमोलिटिक फ्यूजन हो। तो जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं। तो जब ये इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH2 और यहाँ रेडिकल, एक हाइड्रोजन रेडिकल की फॉर्म में निकल गया और एक रेडिकल यहाँ पर। तो ये रेडिकल हमें पता है बॉन्ड बन जाएगा, एक अनपेयर्ड एक इनपेयर्ड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बॉन्ड की फॉर्म में शो कर देते हैं। तो एक इस तरीके से हो सकता है, या फिर अभी हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन निकला, अगर हम इसको नंबरिंग कर दें 1 2 3, ठीक है। वैसे तो तीनों हाइड्रोजन बराबर ही है, इसको हम नंबरिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये रेडिकल, इस तरीके से हमारा फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। इस तरीके से ये सेकंड हो गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड हो गया CH और यहाँ पर रेडिकल बन जाएगा CH2। तो अब हमने देखा कि तीन हमारे हाइड्रोजन हैं यहाँ पर, प्राइमरी में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 ही हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड एंड थर्ड। ये वाला हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है जिसके हमने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाए हैं। ओके गाइस, तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन फ्री रेडिकल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एल्कीन की स्टेबिलिटी किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।